चाइना के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं और आपके पास उनमें से कुछ हो सकते हैं। यहाँ टॉप 7 हैं। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। मैं 10 साल से चाइना अनसेंसर्ड कर रहा हूँ और उस समय में मुझे लोगों से हर तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली हैं। बहुत से लोगों को यह संदेश मिलता है कि मैं इस पूरे समय भेज रहा हूँ कि चीन एक सत्तावादी मार्क्सवादी लेनिनवादी शासन द्वारा चलाया जाता है जो सत्ता के लिए इतना भूखा है कि वो लोगों के जीवन का बलिदान करने और विश्व सुरक्षा को कमजोर करने को तैयार है। फिर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं लेकिन उनके पास पांडा है। तो क्या चीन वास्तव में इतना बुरा हो सकता है? देखो, लहरा रहा है। वैसे भी उधर क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को लेकर बहुत शंकालु हैं कि चीन उतना ही बुरा है जितना कि लोग इसे बना देते हैं। शायद आप खुद शंकालु हैं। अगर हाँ, तो यह एपिसोड आपके लिए है। यहाँ चीन के बारे में लोगों की कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं जिनकी शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं। नंबर 7, चीन के खिलाफ आलोचनाएं बढ़ा चढ़ाकर की जाती हैं। आजकल कोई भी मीडिया को पसंद या भरोसा नहीं करता, खासकर पश्चिम में। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार मीडिया पर भरोसा इतना कम हो गया है कि आधे अमेरिकी अब मानते हैं कि समाचार संगठन जानबूझकर उन्हें गुमराह करते हैं। मीडिया इस चार्ट का खंडन करता है। वे कहते हैं कि यह पूरी तरह से सटीक और निश्चित रूप से वास्तविक है। इसलिए जब मुख्यधारा का मीडिया चीन के बारे में नकारात्मक प्रेस के साथ सामने आता है तो कुछ लोगों को संदेह होता है और वे अधिक संतुलित दृष्टिकोण चाहते हैं। और यह सच है, चीन विभिन्न दृष्टिकोणों से भरा एक विशाल देश है। लेकिन चीन से निकलने वाला एकमात्र परिप्रेक्ष्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य समर्थित मीडिया है। और यहां तक कि इससे चीजें बहुत खराब दिखती हैं। जैसे कि जब सरकारी मीडिया ने ताइवान के खिलाफ बनावटी मिसाइल हमले को दिखाने वाला यह वीडियो जारी किया था, या जब इस सरकारी मीडिया ने यह दिखाने के लिए एक पोस्ट बनाने की कोशिश की कि उइगर कितने स्वतंत्र हैं और ये दिखाते हुए समाप्त हो गया कि चीजें कितनी बुरी हैं। चीन बलात्कार को यातना के रूप में इस्तेमाल करता है। इसका संतुलित दृष्टिकोण क्या है? उसके शीर्ष पर यह विचार की मुख्यधारा का मीडिया चाहता है कि लोग चीन से घृणा करें, सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। चीन को नाराज न करने में कई लोगों के निहित स्वार्थ हैं। मीडिया कंपनियां चीन से धन प्राप्त करने को तैयार हैं, प्रो चीनी ऑप-एड प्रकाशित करें और आत्म सेंसर भी। कुछ के पास अभी भी चीन के बारे में अच्छी राय है और वे इसके साथ जुड़ाव का आह्वान करते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उनके पास अभी भी ऐसी रिपोर्टें हैं जो चीन को नकारात्मक रूप से चित्रित करती हैं। यह दर्शाता है कि चीन की हरकतें कितनी खराब हैं। मीडिया भी इतना झूठ नहीं बोलता, चीन को एक सकारात्मक प्रकाश में चित्रित करने की बात करते हुए। नंबर 6, चीनी ऐप्स पश्चिमी ऐप्स से अलग नहीं हैं। ज्यादातर लोग शायद अब तक टिकटॉक के बारे में जानते हैं, जिसका स्वामित्व चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है। इसके डेटा संग्रह को बहुत अधिक जांच का सामना करना पड़ता है। कई देश कम से कम सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब है, चलिए इसका सामना करते हैं। इन दिनों लगभग हर ऐप में छायादार डेटा संग्रह प्रथाएं हैं, इसलिए यह आश्चर्य करना आसान है कि कैसे टिकटॉक का डेटा संग्रह फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे पश्चिमी ऐप से अलग है। ये बहुत डरावना है कि हर बार जब मैं फेसबुक पर लॉग इन करता हूं तो उस दिन पहले मैंने जो चीजें गूगल की थी उनके लिए बहुत सारे विज्ञापन हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। मैंने डीवीडी पर गूगल गिल्मो गर्ल्स नहीं की। मेरे पास वर्षों से ब्लू रे का स्वामित्व है। मैं पश्चिमी ऐप्स के डेटा संग्रह को पूरी तरह से हानिरहित कहकर खारिज नहीं कर रहा हूं। अब हम अपने जीवन में जिस स्तर के डेटा संग्रह की अनुमति देते हैं वो सर्वथा डरावना है। ये सब जांच के योग्य है, लेकिन टिकटॉक और वीचैट, टेमू और शीन जैसे अन्य चीनी ऐप बहुत खराब हैं। चाइनीज ऐप वास्तव में डेटा के भूखे हैं। उदाहरण के लिए टिकटॉक की स्ट्रोक सहित ये सब एकत्र करता है। मैंने इसे पहले कवर किया है कई बार और मैं तारांकन अभी भी तारांकन नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे किसी अजनबी ने सभी से पूछा हो कि वे कितनी तेजी से हॉट डॉग खा सकते हैं। एक हानिरहित प्रश्न की तरह लगता है, लेकिन तथ्य यह है कि वे इतना बुरा जानना चाहते हैं। परेशान करने वाला है। इस बीच फास्ट फैशन ऐप शीन को उपयोगकर्ताओं के क्लिपबोर्ड डेटा एकत्र करते हुए पकड़ा गया, जो दास श्रम के साथ जहरीली सामग्री से बने सस्ते कपड़े खरीदने के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक मार्क्सवादी लेनिनवादी शासन के पास जब चाहे वो डेटा हो सकता है। जब पार्टी कुछ मांगती है तो कोई नहीं होता है। तो अगर सीसीपी को आपका डेटा मिलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर, एक के लिए हमेशा यह मौका होता है कि ये चीनी कंपनियां उपभोक्ताओं के डेटा को अपराधियों से बचाने में विफल रहेंगी। उन्हें परवाह नहीं है कि यह आदमी आपके सेल डेटा पर हाथ रखता है
और आपके हॉट डॉग खाते हुए वीडियो देखता है ताकि वो इसे समय दे सके। गंभीरता से वो ये क्यों जानना चाहता है? उसका एंड गेम क्या है? और अगर लोकतांत्रिक सरकारें भी अपनी ताकत का इस्तेमाल डेटा के दोहन के लिए कर रही हैं, तो सोचिए कि चीन जैसी सत्तावादी सरकार के तहत ये कितना बुरा है। तथ्य यह है कि चीन इतने सारे लोगों से इतना डेटा एकत्र करता है कि चीन के क्रॉसहेयर में आने वाले बहुत कम लोगों को लक्षित करने के लिए एकदम सही आवरण है, जैसे पत्रकार जिन्होंने बाइटडास के अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच को उजागर किया। चीनी ऐप्स सीसीपी को ये प्रभावित करने की शक्ति भी देते हैं कि लोग क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं, और जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, हम इन ऐप्स को लोगों के दिमाग को सड़ते हुए देख रहे हैं, कम ध्यान अवधि को बढ़ावा देकर, शाब्दिक रूप से अधिक जहरीले उत्पाद, गलत सूचना और कम ध्यान अवधि। मुझे इसे 2 बार कहना पड़ा, ठीक है, कम ध्यान देने की अवधि। इसलिए डेटा माइनिंग हमारे चारों ओर है और यह खराब है, लेकिन चीनी ऐप्स के साथ यह वास्तव में अतिरिक्त खराब है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। कुछ लोगों का मानना है कि अधिनायकवाद, जबकि प्रतिबंधात्मक है, काम करवाता है, जो हमें आगे ले जाता है नंबर 5। चीनी सरकार लोकतंत्र की तुलना में अधिक कुशल और व्यवहारिक है। वहां एक विचार है कि लोकतंत्र की तुलना में सत्तावादी कुछ चीजों में बेहतर होते हैं। माना जाता है कि अधिनायकवादी अधिक तेजी से कानून पारित कर सकते हैं और वास्तव में काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और दलगत राजनीति या समझौते से फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको समय पर चलने वाली ट्रेनें मिल सकती हैं तो किसको आजादी चाहिए? क्या आपने कभी 15 मिनट देरी से ट्रेन दिखाई है? उग, बस मेरा अधिकार ले लो। इससे निपटने के लिए थोड़ा हल्का नरसंहार लायक नहीं है। यह अधिनायकवादियों का एक बहुत ही रसीला दृष्टिकोण है और उस पर बहुत गलत है। चीन एक आदर्श उदाहरण है। चीन के पास दुनिया को दिखाने के लिए हर तरह की परियोजनाएं हैं कि वो विश्व स्तरीय है, लेकिन वो जो नहीं चाहता कि लोग देखें वो उसकी अक्षमता है। चीन का टॉप डाउन दृष्टिकोण संस्कृति से लेकर उसकी सैन्य प्रभावशीलता तक सब कुछ बाधित करता है। सभी राजनीतिक आयुक्तों के लिए धन्यवाद जो रचनात्मकता और स्वायत्ता पर पार्टी के नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं। सबसे बड़ा शिकार चीन की अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कई बार मार झेलनी पड़ी है, लेकिन अभी हाल की बात करते हैं। जीरो कोविड के लिए चीन के टॉप डाउन पुश ने चीन की अर्थव्यवस्था को गटर में धकेल दिया। जेल जैसा संगरोध शिविर और तंग संगरोध बैरक सिर्फ चूसते नहीं हैं, उन्हें बनाने और चलाने में भी बहुत पैसा खर्च होता है, और नीति शुरू से ही अव्यवहार्य थी। फिर भी चीन ये स्वीकार नहीं कर सका कि वो गलत था और उस पर दुगुना हो गया। यह वैसा ही है जैसे जब आप गाड़ी चलाते समय गलत मोड़ लेते हैं तो कोई इसे इंगित करता है और आप शपथ लेते हैं कि आप एक शॉर्टकट जानते हैं, और वे कहते हैं एक नहर के माध्यम से। चीन कोविड पर अपनी प्रतिक्रिया को एक सफलता के रूप में बताता है, लेकिन लगभग कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी नहीं। इसका मतलब है कि इसने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे कितने सख्त थे। यहां तक कि समुद्री जीवों और सब्जियों के परीक्षण जैसी बेवकूफी भरी चीजों पर भी खर्च कर रहे हैं। चीन के लॉकडाउन के दौरान लोग भूखे मर गए और मर भी गए, जैसे यहां जहां लॉकडाउन ने लोगों को एक जलती हुई इमारत में फंसा दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कोई भी कोविड पॉजिटिव मछली और सब्जियां नहीं खाईं, क्योंकि वो एक वास्तविक त्रासदी होती। इससे भी अधिक लोग, संभावित रूप से लाखों लोग मारे गए, जिसकी वजह से चीन ने कोविड शून्य के बाद फिर से खोलना बंद कर दिया। कभी नहीं भूलें, अधिकांश स्थानीय सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं और शंघाई को छोड़कर सभी में घाटे की रिपोर्ट है। ये सिर्फ कोविड के कारण नहीं है। चीन का अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन बेकार है। चीन और भी अधिक कर्ज से भरे कर्ज की पूंजी योजना पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि चीन का ऋण उसके छिपे हुए ऋण सहित पिछले वर्ष $18 ट्रिलियन से अधिक हो गया। चीन जिस तरह से इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है, उनमें से एक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पैसा फेंकना है, लेकिन वे बहुत उपयोगी होने की गारंटी नहीं देते हैं। विशेष रूप से उनके राजमार्ग, हाई स्पीड रेल और सड़कें कहीं नहीं हैं। चीन के कुछ हिस्सों में नहरों के माध्यम से ड्राइविंग वास्तव में आपका सबसे अच्छा दांव है। चीन इमारतों का निर्माण बहुत घटिया तरीके से करता है, वास्तव में खराब। यहां तक कि अन्य देश जिनके पास चीन निर्मित बुनियादी ढांचा है, वे भी महसूस कर रहे हैं कि यह कितना खराब है। और यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है कि चीन ने पंगा लिया है। चीन की जनसांख्यिकी हिट हो रही है। चीन की जनसंख्या पर चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल पेंच है। बहुत सारे पुरुषों, बहुत अधिक बूढ़े लोगों और पर्याप्त बच्चों के साथ सीसीपी के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और भी कठिन समय होगा। ईमानदारी से, चीन ने केवल एक चीज खराब नहीं की है, सब कुछ खराब कर रहा है। वे सब कुछ बर्बाद करने के बारे में इतने सुसंगत हैं कि यह प्रेरणादायक है। तो नहीं, चीन वास्तव में कुशलता से काम नहीं करता है। ये तब से नहीं है जब से सीसीपी सत्ता में आई है, जो हमारे अगले की ओर ले जाती है।
नंबर 4, चीन ने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। चीन और विश्व बैंक जैसे कई प्रभावशाली संस्थान इस दावे को दोहराना पसंद करते हैं कि चीन ने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन उस दावे में अंतर्निहित आधिकारिक गरीबी के आंकड़े उन लोगों की गिनती करते हैं जो प्रतिदिन $1.90 से कम कमाते हैं। और शायद उन करोड़ों लोगों को भी गिना जिनकी नीतियों ने उनकी हत्या कर दी। जब आप मर चुके हो तो गरीब नहीं हो सकते। समस्या हल हो गई। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने यहां तक खुलासा किया कि चीन के 40% से अधिक लोग प्रतिदिन $5 से कम पर रहते हैं। यह हास्यास्पद है कि चीन का दावा है कि $5 प्रतिदिन गरीबी के रूप में नहीं गिना जाता है। सीसीपी तो यहां तक दावा करती है कि उसने गरीबी को खत्म कर दिया है। लेकिन यह अत्यधिक गरीबी की अपनी परिभाषा का आविष्कार करने के बाद किया गया था। यह दावा करता है कि चीन में पूर्ण गरीबी गायब हो गई, लेकिन चीन ने मैट्रिक्स की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मिशन पूरा हुआ। इस तथ्य के अलावा कि गरीब का लेबल न लगाने का इसका मानक बेहद कम है। चीन को सबसे पहले गरीब कैसे मिला? एक असुविधाजनक सच्चाई जो चीन नहीं चाहता कि लोग जाने वो ये है कि यह सीसीपी की अपनी सामूहिक नीतियां थी। चीन की अर्थव्यवस्था आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसका सही कारण यह है कि सरकार द्वारा सामूहिक नीतियों से पीछे हटने के बाद चीनी लोगों ने खुद को ऊपर उठाया। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी निवेश ने चीन को एक ऐसी प्रणाली में भी जीवित रहने में मदद की है जो टिकाऊ नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। मैंने चीन के बारे में सुनी हुई 4 भ्रांतियों को कवर किया है और ये रही नंबर 3, चीन दूसरे देशों के कारोबार में दखल नहीं देता। दुनिया भर में बहुत से लोग दूसरे देशों के मामलों में अपनी नाक घुसाने के लिए अमेरिका की आलोचना करते हैं, जो उचित है। लेकिन कुछ लोग चीन को हस्तक्षेप के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, जो सच्चाई से परे नहीं हो सकता। वर्षों से चीन ने कहा है कि वो हस्तक्षेप को महत्व देता है, लेकिन ये काउंट चोकुला की तरह है जो कह रहा है कि वो चीनी मुक्त नाश्ते के विकल्पों को महत्व देता है। जबकि चीन पश्चिम की तरह मानवाधिकारों और पारदर्शिता पर जोर नहीं देता, वो निश्चित रूप से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है। यह अन्य देशों के चुनावों में अवैध रूप से हस्तक्षेप करता है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में राजनेताओं को प्राप्त करने के लिए जो अधिक चीन अनुकूल नीतियों के लिए जोर दे सकते हैं। और यह चीन के बाद सिर्फ राजनेता नहीं है। दुनिया भर में 100 से अधिक अवैध पुलिस स्टेशनों की बदौलत अपने ही देशों में आम लोग भी चीन से सुरक्षित नहीं हैं। वो सिर्फ 4 चीनी प्रांतों से है। लेकिन दूसरे देशों के अवैध पुलिस स्टेशन हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो बस सहायक सहायता है। वे न्याय के रसोइये की तरह हैं। जब से यह मामला सामने आया है तब से कई देश उन पर नकेल कस रहे हैं। चीन का दावा है कि वे विदेशों में बस निर्दोष लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, पर्यटन स्थलों पर गश्त करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इन पुलिस अधिकारियों का उपयोग वास्तव में निर्दोष लोगों को अवैध रूप से धमकाने और प्रत्यर्पित करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस स्टेशनों के बिना भी चीनी अधिकारी विदेशों में लोगों का पीछा करने, डराने और परेशान करने के लिए एजेंटों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ अपने हाथों से भी काम करते हैं, जैसे ये चीनी अधिकारी एक रक्षक को अपने वाणिज्य दूतावास में खींचते हैं क्योंकि पुलिस उसे बचाने की कोशिश करती है। विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हुए के लिए समय। नंबर 2, ताइवान में शांति की राह में अमेरिका आड़े आता है। ये कहने जैसा है कि तोते और बिल्लियों के बीच शांति के रास्ते में एक पिंजरा आ रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका धीरे धीरे ताइवान के लिए सैन्य समर्थन बढ़ा रहा है। कुछ अब अमेरिका पर ताइवान की स्थिति में अपनी नाक डालने और चीन के साथ संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि अमेरिका को अपने काम से काम रखना चाहिए और ताइवान के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। यह एक बहुत ही भोला विचार है। एक के लिए जो देश तनाव पैदा कर रहा है वो चीन है, अमेरिका नहीं। चीन लगातार अपने जेट विमान उड़ा रहा है और पहले साइबर युद्ध छेड़ रहा है। यदि केवल अमेरिका ही चीन को ताइवान को डराना बंद करने के लिए कहना बंद कर देता तो शायद वे ऐसा करते। क्या आप सुनते हैं कि जब जोर से कहा जाता है तो ये कितना गूंगा लगता है? ये कहने जैसा है, हो सकता है कि कुत्ता जूते खाना बंद कर दे अगर आप बस कुछ न करें। वे अंततः थक जाएंगे। चीन के दृष्टिकोण से एक शांतिपूर्ण विजय सबसे आदर्श होगी, लेकिन चीन का अपना श्वेत पत्र यह स्पष्ट करता है कि वो ताइवान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बल प्रयोग का त्याग नहीं करेगा। जब भी अमेरिका पीछे हटता है, चीन हमेशा उसका फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए इसने अमेरिका के साथ एक समझौते को नजरअंदाज कर दिया और 2012 में अमेरिकी नौसेना के पीछे हटने और कुछ नहीं करने के बाद फिलीपींस के स्काबोरो शोल पर कब्जा कर लिया। और दक्षिण चीन सागर का सैनिकीकरण न करने का वादा करने के बावजूद चीन ने ठीक इसके विपरीत किया। लेकिन शायद अमेरिका ने अभी पर्याप्त नहीं किया है कुछ भी। अगर चीन ताइवान पर सैन्य लाभ में खुद को पाता तो वह आक्रमण क्यों नहीं करता? यूक्रेन पर रूस का आक्रमण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवसर मिलने पर अधिनायकवादी आक्रमण करने का प्रयास करेंगे।
और भले ही चीन शांति से ताइवान पर विजय प्राप्त कर ले, ये शांति का सबसे खराब रूप होगा। बस हांगकांग, जिनजियांग, तिब्बत और हर उस जगह को देखें जहां चीन छूता है। और अंत में नंबर 1, चीन के खिलाफ आलोचना चीनी लोगों पर हमला है। अब मुझे पता है कि मैं बारी बारी से सीसीपी और चीन को एक ही बात कहने के लिए कहता रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चीन की सरकार सीसीपी है। तथ्य ये है कि चीन सीसीपी के शासन में है, लेकिन सीसीपी को ये परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि चीनी लोग कौन हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्टों से भाग गए थे, वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत अपनी पहचान और गौरव को चीन से जोड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के बदसूरत विचारों को साझा करते हैं, जिसमें इसकी नस्लवादी चीनी वर्चस्ववादी भावनाएं भी शामिल हैं। लेकिन अधिकांश चीनी लोग ऐसे नहीं हैं। चीन में भी कई ऐसे हैं जो सीसीपी को पसंद नहीं करते। कई ने विरोध किया है। ये प्रदर्शनकारी सीसीपी को हटाओ, शी जिनपिंग को हटाओ के नारे लगा रहे हैं। बेशक चीन में विरोध करना खतरनाक है। सीसीपी पर हमला करना नस्लवादी नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं कि सीसीपी पर हमले जातीय रूप से चीनी लोगों पर हमले का कारण बनेंगे, लेकिन सीसीपी उस डर को पालती है और उसका फायदा उठाती है। ये जातीय चीनी लोगों सहित चीन के पीड़ितों के खिलाफ स्थायी नुकसान को समाप्त करता है। हमें सीसीपी की आलोचना करने से नहीं डरना चाहिए। सीसीपी एक राजनीतिक सत्ता है जो किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मैं चीन को फलता फूलता देखना चाहता हूँ, लेकिन जब तक सीसीपी सत्ता में है, चीन वास्तव में फल फूल नहीं सकता। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना ये शो अस्तित्व में नहीं होता। यूट्यूब अक्सर इस चैनल से लोगों को विमुद्रीकरण, दमन और गुप्त रूप से अनसब्सक्राइब करता है। पेट्रियन पर शो में योगदान देकर, जिसे मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूँ, उसमें शामिल हों। आपको ढेर सारे शानदार फायदे मिलेंगे, जिनमें मुझसे सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है, जिसका जवाब मैं शो में दूंगा। आज का प्रश्न कहां से आता है? स्टेटेड चिप। क्या आपको लगता है या डर है कि सीसीपी आपके वीडियो देख रहा है जो उसकी सैन्य कमजोरियों को उजागर करता है और फिर ताइवान पर आक्रमण के लिए सीखता है और खुद को सुधारता है? एक दिलचस्प सवाल। मुझे पता है कि सीसीपी में कम से कम कोई तो शो देखता है। आखिरकार चीन की सरकारी मीडिया ने चाइना अनसेंसर्ड को शर्मनाक चीन विरोधी कचरा कहते हुए उसकी आलोचना की है। क्योंकि सीसीपी की आलोचना करने का मतलब है कि आप चीनी लोगों से नफरत करते हैं, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि सीसीपी ताइवान पर आक्रमण में आने वाली सभी चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। सीसीपी के लिए बहुत चतुर लोग काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन्होंने आक्रमण के लिए हर कल्पनीय परिदृश्य की रणनीति बनाई है। सीसीपी शुरू से ही ताइवान पर कब्जा करना चाहती है। तथ्य ये है कि हमने कुछ स्लैपडैश आक्रमण नहीं देखा है, क्योंकि वे जोखिमों को समझते हैं और जब तक उन्हें नहीं लगता कि वे जीत सकते हैं, तब तक ट्रिगर को खींचना नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से समस्या यह है कि शी जिनपिंग सिर्फ एक दिन सभी सलाहों को अनदेखा करने और इसे करने का फैसला कर सकते हैं। या लोग उनसे बहुत डर सकते हैं कि वे शी को ऐसी बातें न बताएं जो वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए ताइवान के लिए अभी यह बहुत खतरनाक समय है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे।